नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड की, जो एक एनएफओ है। 2 मार्च से ऑलरेडी ओपन है और ये क्लोज हो रहा है 16 मार्च को। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग फंड ये दिखाई दे रहा है। जो भी डिटेल्स हमारे पास हैं, जिसके मुताबिक ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सभी में इन्वेस्ट करेगा। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहेगी मार्केट कैप एलोकेशन की तरफ, और डिटेल समझेंगे इस फंड की करंट मार्केट कंडीशंस में किस तरीके से फिट बैठता है या फिर क्या इन्वेस्टमेंट राशनाली यहाँ पर फंड हाउस कराएगा। इन सब बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शर्मिला डिमेलो मौजूद है, जो कि फंड मैनेजर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड से। शर्मिला नमस्कार, स्वागत है आपका। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बाय नेम ये दिखाई दे रहा है, और जो अप्रोच आपकी रहेगी उसके पर्सपेक्टिव से तो डिटेल्स को समझेंगे। लेकिन पहले तो करंट मार्केट्स पर ही आपकी राय लेना चाहेंगे। जिस तरीके में वेस्ट एशिया में हालात बने हुए हैं, क्रूड में जिस तरीके का उबाल है, ट्रंप की तरफ से कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आ जाता है और अभी मोर ऑफ एक रीजनल वॉर दिखाई दे रही है, ऐसे में इंडियन मार्केट्स भी इससे इंसुलेटेड नहीं रह सकते हैं। करंट मार्केट्स का जिस तरीके से रिएक्शन रहा है या जो हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्या व्यू है आपका मार्केट्स पर फिलहाल? नमस्ते दीपाली जी, थैंक यू ये शो पे इनवाइट करने के लिए। तो मार्केट काफी वॉलेटाइल है, काफी अस्थिरता है मार्केट में। हमने देखा प्राइजेस जो ऑयल के हैं काफी गिरावट अभी दिखी है, लेकिन उसके पहले भी मोर देन 20% मूव ऑयल में आया था, जो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो जियोपॉलिटिकली काफी वोलेटिलिटी मार्केट में दिख रही है। इंडिया बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इंडिया को, बाकी कंट्रीज को भी है, बिकॉज हम नेट इंपोर्टर है ऑयल के। तो इसी वजह से इसको काफी गंभीरता से देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बाकी अगर जियोपॉलिटिक्स को हम साइड में रख दे तो इंडिया काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखा है इंडिया में कंपेयर टू बाकी के जो ईएम कंट्रीज है, क्योंकि एआई थीम पर से इंडिया में नहीं है। तो काफी डिसरप्शन सेक्टर्स में दिखाई दिया है। ज्यादातर आईटी सेक्टर में हमने जो देखा है। जियोपॉलिटिकली ये कितना अभी इम्पोर्टेंट इवेंट है और कैसे इसका टाइमिंग किया जाए, ये काफी डिफिकल्ट है, मुश्किल है। गिरावट जरूर आई है, लेकिन ये प्राइजेस पे हम कैसे ऐड कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, वो हम देख रहे हैं। लेकिन हमारा व्यू ऐसा है कि वन हैज टू बी वेरी ग्रेजुअल। हम स्लोली बाय करेंगे, क्योंकि आज ऑयल भले नीचे आया है, लेकिन अगर कल और तनाव अगर बढ़ जाता है ईरान में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो वहां पे फीडबैक ऐसा आ रहा है कि शिप्स मूव नहीं हो रही है, तो ऑयल के वजह से काफी और इम्पैक्ट आ सकता है। ईरान ने कल काफी स्टेटमेंट्स भी दिए हैं जहां पे उन्होंने बोला है कि ऑयल $200 तक भी जा सकता है। तो अगर वैसे सिचुएशन आती है तो बाकी कंट्रीज के साथ इंडिया सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड रहेगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑयल रिजर्व्स भी नहीं है। इन्फ्लेशन के लिए भी ये काफी डिफिकल्ट फेज रहेगा। तो ऐसे हालातों में मार्केट आउटलुक बताना काफी वॉलेटाइल है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम थोड़ा कॉशियस रहे। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसी चल रही है, क्या चल रही है, उसे बहुत मीनिंगफुली उस पे देखना बहुत जरूरी है। और इसके वजह से हम बहुत ही ग्रेजुअल रहेंगे टू ऐड इन द पोर्टफोलियोज। ओके, अच्छा, आपने कहा कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐड कर रहे हैं कॉशियसनेस के साथ, मार्केट्स को वॉच करते हुए। कहीं प्रॉफिट्स भी ले रहे हैं क्या? कहीं पोजीशंस हल्की भी कर रहे हैं क्या? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ प्रॉफिट में, आई मीन इन द लास्ट 3-4 दिन में जो गिरावट आई है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कल भी हमने देखा सारे सेक्टर्स अक्रॉस सेक्टर्स नीचे थे। आज उधर से थोड़ा सा बाउंस आया है, बट नॉट मच।
तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट बुकिंग से हम थोड़ा सा वी आर कीपिंग इट अलूफ, बट बाइंग इज द ओनली वे राइट नाउ, बट ओनली ग्रेजुअल, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स कैसी हो रही है, क्या हो रही है, ये बहुत अच्छे से देखना एंड उसका वैल्यूएशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एट दिस पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग इतना हम नहीं देख रहे हैं एट दिस पॉइंट। ओके, प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, लेकिन बाइंग भी स्लोली एंड ग्रेजुअली है। अच्छा, चलिए अब आते हैं आपके इस एनएफओ पर, और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये फंड ऑफ फंड है, प्लस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स में, क्योंकि आपने नेम ही इसका वो इंडिकेट कर रहा है। इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होगी उसको समझने से पहले करंट मार्केट्स में या करंट मार्केट सिनेरियो में इस फंड को लाने के पीछे की रेलेवेंस क्या है? तो हमने देखा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप 2023-2024 में काफी रैली कर चुके थे। तब हम बहुत ज्यादा कॉशियस हो चुके थे, क्योंकि बियॉन्ड फंडामेंटल्स रैली काफी चल रही थी। अगर हम लास्ट 6 महीने में देखें या लास्ट 1 साल में भी देखें, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा करेक्शन आ चुका है। तो हमें लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट काफी अच्छा है एंट्री करने के लिए स्मॉल और मिड कैप में। हमारे फंड ने भी स्मॉल कैप हमारा सब्सक्रिप्शन बंद किया था लास्ट टू लास्ट ईयर, वो भी हमने अभी लास्ट मंथ ही ओपन किया है, क्योंकि हमें लगता है कि करेक्शन आया है इन द मार्केट एंड स्टार्टिंग पॉइंट अच्छी है, तो यहाँ से थोड़ा अक्यूमुलेट करना चालू करना चाहिए। तो इसी वजह से हमें लगता है कि टाइमिंग एक काफी बेटर है ये फंड के लिए। और ये फंड लार्ज, मिड और स्मॉल इन तीनों में काफी स्क्यूड व्यूज भी ले सकता है। जैसे कि अगर एट सम पॉइंट अगर मार्केट पे मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, तो मैं पूरा स्मॉल और मिड कैप भी चला सकती हूँ इन दिस पोर्टफोलियो, वेयर एज अगर व्यू डिफेंसिव है तो मैं पूरा लार्ज कैप भी चला सकती हूँ। तो मार्केट टाइमिंग वाइज और जो फ्लेक्सिबिलिटी ये फंड ऑफ फंड में है, उस तरीके से ये फंड काफी अच्छे से पोजिशन्ड है। अच्छा, क्योंकि ये फंड ऑफ फंड्स है, तो क्या क्राइटेरिया आपका रहेगा टू सेलेक्ट अंडरलाइंग एक्टिव इक्विटी स्कीम्स, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट ये कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की ही स्कीम्स में इन्वेस्ट होगा या फिर दूसरे फंड हाउसेस की स्कीम्स को भी आप कंसिडर करेंगे? ये फंड में सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मार्केट कैप बेस्ड जो स्कीम्स है, जैसे हमारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर लार्ज एंड मिड है, फ्लेक्सी कैप है, फोकस्ड है, सारे जो कैप बेस्ड स्कीम्स है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के, उसी में ये फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट करेगा। एक एडवांटेज और है इस फंड का कि मार्केट कैप के साथ साथ जो फंड मैनेजर की स्टाइल है वो काफी अलग होती है हर एक फंड के लिए। तो ये एक सिंगल फंड है जिससे आप मार्केट कैप बेस्ड एलोकेशन तो लोगे ही, उसके अलावा जो फंड मैनेजर की अलग स्टाइल्स है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, वो सारा कुछ ये एक ही फंड ऑफ फंड में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और शर्मिला, आप कैसे इंश्योर करेंगी कि इस फंड के थ्रू या जो भी स्कीम्स आप सेलेक्ट करेंगी इस फंड ऑफ फंड के थ्रू, वो एक इन्वेस्टर को डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज ऑफर करेगा इंस्टेड ऑफ ओवरलैपिंग पोर्टफोलियो? करेक्ट, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये। तो सारे हमारे जो मार्केट कैप बेस्ड फंड्स है, सारे अलग फंड मैनेजर चलाते हैं, अलग फंड मैनेजर की स्टाइल है। तो अगर हम वो सारे फंड्स को ओवरलैप देखें कि कितना परसेंटेज ओवरलैप है, तो वो काफी कम है। हाँ, शायद कुछ स्टॉक्स रहते हैं या फिर कुछ सेक्टर रहते हैं जिनका इंडेक्स में ही वेट बहुत ज्यादा रहता है, तो उस केस में ओवरलैप रह सकता है। बट अदरवाइज सारे फंड मैनेजर्स, उनकी स्टाइल्स काफी अलग है, और ये सारे स्कीम्स जो मैंने आपको बताए मार्केट कैप बेस्ड के, उनके सबके फंड मैनेजर्स काफी अलग है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। तो इसीलिए सब फंड मैनेजर का कुछ ना कुछ अनोखापन ये फंड में है। उनका स्टॉक सिलेक्शन, उनका सेक्टर सिलेक्शन काफी डिफरेंट है, तो ओवरलैप उस हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। ओके, अच्छा, क्योंकि जो ये फंड रहेगा उसके थ्रू इन हाउस फ्रेमवर्क रहेगा जिसके थ्रू आप एलोकेट करेंगे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में, कौन से वो की इंडिकेटर्स रहेंगे जो ट्रिगर करेंगे कि अब आपको इन सेगमेंट्स के बीच में शिफ्ट करना है? मतलब कोई सेट फॉर्मेट है कि कितना एलोकेशन किस कैप में रहेगा, या फिर ये आप डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन स्विच करेंगे, या कोई रेंज है, कोई बैंडविड्थ है रेस्पेक्टिव मार्केट कैप की?
कोई रेंज नहीं है यहाँ पे। इस फंड में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास रहेगी। जितना उनको चाहिए वो लार्ज कैप, मिड और स्मॉल कैप में अलोकेट कर सकते हैं। जब मुझे मार्केट व्यू ऐसा हो कि बहुत ही डिफेंसिव जाना है तो हम 100% लार्ज कैप भी इस फंड में चला सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर बहुत पॉजिटिव है इकोनॉमी पे और ऐसा व्यू है कि रिस्की एसेट्स कैन डू बेटर, तो फिर स्मॉल और मिड कैप भी 100% इसमें हम फंड में चला सकते हैं, तो वैसा इशू नहीं होगा। इस फंड के लिए हमने 3 गाइडिंग फैक्टर्स रखे हैं जो हम हमारी कंपनी में यूज करते हैं अलोकेट करने के लिए लार्ज, मिड और स्मॉल में। तो पहला है वैल्यूएशंस। हम वैल्यूएशंस देखते हैं, रिलेटिव वैल्यूएशंस की लार्ज मिड के अगेंस्ट कैसे वैल्यूएशंस फ्लेयर आउट हो रहे हैं, स्मॉल वर्सेस मिड कैसे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं। सेकंड है मार्केट कैप कैसा है। सो लार्ज कैप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप कैसा है। तो जैसे कोविड के पहले लार्ज कैप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप बहुत ज्यादा रहता था, लेकिन कोविड के बाद अभी वो कम हो चुका है। बल्कि स्मॉल कैप कोविड के पहले देखा था कि स्मॉल कैप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट काफी कम रहता था, बट उसका शेयर अभी बढ़ चुका है। तो पूरे मार्केट में लार्ज, मिड और स्मॉल एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप कैसा है, उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, वो हम देखते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पैरामीटर। और थर्ड पैरामीटर जो टेक्निकल हम इसमें देखते हैं वो है आरएसआई भी, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। क्योंकि जब काफी बाइंग एक पर्टिकुलर मार्केट कैप में होती है तो वो जैसे अगर लार्ज कैप है तो लार्ज कैप काफी ओवरबॉट हो जाता है, तो उस पॉइंट में हम थोड़ा सेल करते हैं, हम कॉन्ट्रा व्यू लेते हैं। और ऑन द अदर साइड जब स्मॉल कैप या फिर मिड कैप बहुत ज्यादा गिरावट देखते हैं तो हम उस सिचुएशन में ऐड करते हैं। तो ये कॉन्ट्रेरियन हम आरएसआई के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो वैल्यूएशन, मार्केट कैप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल और आरएसआई, ये 3 पैरामीटर है जो हम देखते हैं इस फंड के अलोकेशन के लिए। और कितना फ्रीक्वेंटली इस मार्केट कैप एलोकेशन फ्रेमवर्क को आप रिव्यू करेंगे या रीबैलेंस करेंगे? तो ये ऑन अ मंथली बेसिस रहेगा। हम मंथली बेसिस पे ये सारे पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करेंगे। ओके अच्छा, जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, फिर चाहे वो ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है या इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, या फिर फॉर दैट मैटर जिस तरीके के ग्लोबल हालात बने हुए हैं, ये मैक्रो फैक्टर्स कितना इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए या फिर कितना इन्फ्लुएंस करेंगे आपके एलोकेशन डिसीजन को? ये काफी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है और काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अभी अगर जियोपॉलिटिकली हम स्थिरता नहीं है अगर मार्केट में, तो ऐसे हालात में लार्ज कैप वुड बी बेटर वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो जैसे मार्केट इवॉल्व होगा, मार्केट अगर ये वॉर सिचुएशंस अगर कम होती है, थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, तो फिर कॉन्फिडेंस मार्केट में भी बढ़ेगा। बट अदरवाइज अगर ये पैरामीटर्स जो आपने सारे बताए अगर ये थोड़े डाइसी रहे, थोड़े क्लैरिटी अगर उस चीजों में नहीं है, तो फिर थोड़ा डिफेंसिव या फिर बेसिकली थोड़ा लिमिटेड एक्सपोजर टू स्मॉल एंड मिड कैप रहेगा। और दीपाली, एक चीज इस फंड के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये फंड में हम कैश कॉल नहीं ले सकते, बिकॉज ये फंड ऑफ फंड है। ये फंड में 95% ऑफ द पोर्टफोलियो पूरा इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो अगर मुझे लगा कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, फिर भी मैं इस फंड में कैश कॉल नहीं ले सकती। मैं सिर्फ 5% कैश इस फंड में रख सकती हूँ। 95% ऑफ द पोर्टफोलियो हमेशा ये डिप्लॉयड ही रहेगा। ओके ओके अच्छा, एक चीज़ और, अब क्योंकि इस फंड के थ्रू लार्ज, मिड, स्मॉल सब तरीके का एक्सपोजर मिलेगा, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स थोड़े वल्नरेबल होते हैं और जिस तरीके से प्रोन भी होते हैं मार्केट फॉल कंडीशन में, तो किस तरीके से आप वो रिस्क मैनेज करेंगे इन हाई वॉलेटिलिटी सेगमेंट्स में जो कि स्मॉल कैप्स में है, प्लस कंसीडरिंग जो भी मार्केट सिचुएशन है, ऐसे में आपका फिलहाल व्यू मिड और स्मॉल कैप्स पर है क्या? करेक्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट 6 महीने में हमने करेक्शन देखा है स्मॉल और मिड कैप में, तो इसलिए हम थोड़ा एक्सपोजर स्मॉल एंड मिड कैप में रखेंगे। हम ज्यादा उसमें अभी अलोकेशन नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, और इंडिया के कंपैरिजन में बाकी कंट्रीज को ज्यादा एफआईआईज भी काफी फेवर कर रहे हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ वाइज इकोनॉमी काफी अच्छे
लेवल पे है, काफी अच्छी रिकवरी मार्केट में और इकोनॉमी में आ रही है। बट जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि ऑयल काफी इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, और हम नेट इम्पोर्टर है। तो इसके वजह से अगर ऑयल अगर ऊपर गया तो हमारी इन्फ्लेशन और सारे जो पैरामीटर्स है इकोनॉमी पे वो काफी टुवर्ड्स रेड हाईलाइट करेंगे। तो इसके वजह से स्मॉल एंड मिड कैप में हम इनिशियल एक्सपोजर जरूर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है। लेकिन एट दिस पॉइंट अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो ज्यादा हम फिर भी लार्ज कैप में ही रहेंगे। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। काफ़ी इनसाइट्स ऑलरेडी शर्मिला ने हमारे साथ शेयर की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो व्यूअर्स को समझ में आया होगा एग्जैक्टली अप्रोच इस फंड की क्या रहेगी, और भी बारीकियों को समझेंगे। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज हम बातचीत कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड की, और हमारे साथ हैं शर्मिला डी मेलो जो कि फंड मैनेजर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड से। अच्छा शर्मिला, एक चीज़ और, हालांकि आपने कहा कि मंथली बेसिस पे आप इस फंड ऑफ फंड को रिव्यू करेंगे या इफ़ नीडेड रीबैलेंस भी करेंगे, लेकिन अगर मार्केट स्ट्रेस में है या कोई शार्प करेक्शंस आती हैं तो कितना क्विकली आप इस पोर्टफोलियो एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं? तो पोर्टफोलियो एलोकेशन हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे ये अभी रिसेंट जो इवेंट्स हुए, तो हमें उसी दिन पे एक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो मंथली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मंथली इसको हम इवैल्यूएट जरूर करेंगे, लेकिन जब स्पेशल सिचुएशंस होती है तो हम उसी दिन हमें एक्ट करना होता है। और ये फंड ऑफ फंड के वजह से ये काफी एफिशिएंट है, काफी ईजियर है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर खुद से अलग फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करता है और अगर वो स्विच करता है तो हर एक ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन टैक्सेशन आ जाता है। लेकिन क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है, हमें एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच करना होता है या फिर सेल करके कैश रख के बाय करना है बाद में, तो ये काफी टैक्स एफिशिएंट वे में इन्वेस्टर के लिए हो जाता है। उनका जो इन्वेस्टमेंट पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है, और काफी क्विक डिसीजंस और एग्जीक्यूशन इस फंड में पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज़ और, अब जो अप्रोच इस फंड की है, जैसे आपने बताया ऑल कैप्स में, या क्या अप्रोच आपकी रहेगी, या कितना ऑफन आप इसे रिव्यू रीबैलेंस कर सकते हैं? अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स ही लेने हो तो हमारे पास मल्टी कैप फंड्स भी हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हैं। तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में डायरेक्टली ना इन्वेस्ट करके इस फंड को अगर इन्वेस्टर ले तो क्यों, मतलब क्या यूएसपी इसकी रहेगी, या फिर क्या फ़ायदा उनको हो सकता है, या फिर पोर्टफोलियो में एलोकेशन अगर ओवरऑल करना हो तो कहाँ प्लेसमेंट इस फंड की जाए? तो दो चीजें हैं, ये फंड ऑफ फंड क्यों बेटर है। हम मार्केट में जो फ्लेक्सी कैप्स है या फिर मल्टी कैप्स है, अगर हम उनका अलोकेशन देखें लार्ज, मिड और स्मॉल में, तो वो काफी मंथ ऑन मंथ चेंज नहीं होता। जैसे फंड्स काफी बड़े हो चुके हैं इन द मार्केट टुडे, तो अगर से 60% लार्ज कैप में है तो 2 महीने के बाद भी वो 60 का 20 तो नहीं होता है, क्योंकि इतना परसेंटेज स्टॉक्स फंड मैनेजर को बेच के किसी और में खरीदना काफी डिफिकल्ट होता है लिक्विडिटी मार्केट की कंसिडर करेंगे तो। बट इस फंड में वो इशू नहीं है, क्योंकि हम फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक लार्ज फंड से अगर मेरा लार्ज 60% है और मुझे कल मिड कैप में जाना है, तो मैं ये पूरा 60% जो भी 20% 30% उसका बेचना है, वो मैं एफिशिएंट वे में मैं बेच के कोई और फंड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। बट ये जब स्टॉक्स पे आता है तो मुझे इतने सारे स्टॉक्स सेल करना और कुछ और खरीदना, तो उसमें काफी एग्जीक्यूशन और वो इम्प्लीमेंटेशन करना काफी डिफिकल्ट होता है, वेराज ये फंड ऑफ फंड में काफी इजी है। और एक चीज है जो बिहेवियरल बायस रहता है कि काफी टाइम फंड मैनेजर जो अपने स्टॉक्स रहते हैं उनके पोर्टफोलियो में बहुत बार कुछ स्टॉक्स विनर्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ये और पैसा बनाएंगे। तो वो थोड़ा एक बिहेवियरल बायस रहता है, थोड़ा अटैचमेंट रहता है अपने स्टॉक्स के साथ, अपने सेक्टर्स के साथ।
वेयरएज ये फंड में कोई बिहेवियरल बायस नहीं रहेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्विच इन स्विच आउट करना या फिर एक में रिडीम करके दूसरे फंड में डालना, ये काफी इजी हो जाता है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि पोजीशनिंग वाइज ये फंड कैसा आप पोजीशन करोगे, तो ये फंड एक प्योर इक्विटी फंड है। तो ये ऐसे इन्वेस्टर के लिए है जिनको प्योर इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इसमें कोई असेट अलोकेशन नहीं होगा, इसमें कोई डिफेंसिव या कैश कॉल हम नहीं ले सकते। तो ये प्योर 100% इक्विटी प्रोडक्ट है और only it can invest in market cap based schemes। तो वो एक क्राइटेरिया इन्वेस्टर को जरूर ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन यहाँ पर सवाल शर्मिला ये था कि किसी भी पोर्टफोलियो में इस फंड को क्या कोर इक्विटी एलोकेशन के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है या फिर एक सैटेलाइट होल्डिंग की तरह? नहीं, ये कोर इक्विटी होल्डिंग के लिए हम देख सकते हैं, क्योंकि ये प्योर 100% इक्विटी ही रहेगा और सिर्फ मार्केट बेस्ड कॉल्स इसमें हम ले सकते हैं। इसमें कोई सेक्टर कॉल्स या फिर कोई स्टॉक कॉल्स हम नहीं ले सकते। तो ये प्योर 100% कोर पोर्टफोलियो फॉर इक्विटी में इसका कंसिडरेशन होगा। अच्छा, एक चीज़ और शर्मिला, कौन से इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है? नए इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या वो इन्वेस्टर्स जो डाइवर्सिफिकेशन सीख कर रहे हैं, प्लस कितना इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट लेकर चलें? तो इन्वेस्टमेंट होराइजन हम इन्वेस्टर्स को 3 और मोर इयर्स का बता रहे हैं, 3 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन, क्योंकि हम जो फंड्स में डालेंगे पैसा जो मार्केट कैप बेस्ड रहेंगे, तो हमें भी उन फंड मैनेजर को वी गिव अ बेनिफिट ऑफ 6 months to 1 year फॉर द फंड टू परफॉर्म। तो वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा। ये उन फंड इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड बना हुआ है जिनको वो हैसल में नहीं रहना है कि लार्ज कैप में कब डाले, मिड में कब डाले, कब स्विच करके स्मॉल कैप में डाले। तो वो टाइमिंग जो रहता है एंट्री और एग्जिट का, वो पूरा फंड मैनेजर यहाँ पे टेकन केयर करेंगे। तो इन्वेस्टर को वो हैसल नहीं रहेगा। हमने ऐसा देखा है इन द पास्ट कि जब भी कोई मार्केट कैप अच्छा करता है तो उसमें काफी ज्यादा फ्लोज आते रहते हैं, और ऑन द अदर साइड जब मार्केट कैप कोई भी अच्छा नहीं करता है, गिरावट आती है, तो फ्लोज भी वहां पे ड्राई अप हो जाते हैं। तो ये काफी इन्वेस्टर सेंटिमेंट इशू हो जाता है। तो वो टाइमिंग का इशू और ये सब द फंड मैनेजर इन दिस फंड विल बी हैंडलिंग। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मार्केट कैप बेस्ड फंड्स में पैसे डालना चाहता है, लेकिन पता नहीं होता है कि कब कितना और कहाँ कौन से मार्केट कैप में पैसे डाले। इसको कौन से रिस्क कैटेगरी में रखती हैं अगर इन्वेस्टर एपेटाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? ये हाई रिस्क में आ जाएगा, क्योंकि ये प्योर इक्विटी प्ले है। इसमें कोई कैश कॉल, डिफेंसिव कॉल या फिर डेट नहीं रहेगा। तो ये हाई रिस्क प्रोडक्ट में आएगा। और एक और फाइनल सवाल आपसे, ये फ्रेशर्स या फिर नए इन्वेस्टर्स के लिए मैं पूछ रही हूँ, अगर कोई अपना पोर्टफोलियो इस समय मार्केट में बिल्ड कर रहा है, मार्केट अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है एंटर करने की, तो क्या वो सिर्फ इस फंड के साथ शुरुआत कर सकता है अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग की? जरूर, वो कुछ अलोकेशन ये फंड में जरूर कर सकते हैं जो मार्केट कैप बेस्ड है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलती हूँ कि वो सेक्टर थीमेटिक फंड्स जो रहते हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये फंड जो मार्केट कैप बेस्ड है, ये काफी टाइमिंग वाइज काफी अच्छा टाइम है, और जो यंग इन्वेस्टर्स है या फिर कोई भी एज ग्रुप के इन्वेस्टर्स है जो हाई रिस्क अलोकेशन कर सकते हैं ये लेवल पे, तो उनको ये जरूर ये फंड में अलोकेशन करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर तमाम बारीकियाँ और तमाम इंसाइट्स शर्मिला ने शेयर किए इस फंड से जुड़े हुए। एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड। एक ओपन एंडेड स्कीम है। 2 मार्च से ऑलरेडी एनएफओ खुला हुआ है, 16 मार्च को क्लोज होगा। और जैसे शर्मिला ने भी ब्रीफ किया कि ये जो प्रीडोमिनेंटली जो इन्वेस्टमेंट होंगी वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में होंगी अक्रॉस ऑल मार्केट कैप। मंथली बेसिस पर रिव्यू होगा, रीबैलेंस होगा, और डे टू डे इफ नीडेड डे टू डे बेसिस पर भी जो एलोकेशन है वो चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर किस तरीके की सिचुएशन ओवरऑल देखने को मिल रही है। वेल, थैंक यू शर्मिला आने के लिए इस शो में और इस फंड से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।